मानसिक स्वास्थ्य सत्र 10 मुश्किल भावनाओं का प्रबंधन। आपका स्वागत है। यह सत्र मुश्किल भावनाओं के प्रबंधन के बारे में है। इस सत्र के अंत में आप निम्न सीख सकते हैं: भावनाओं की तीव्रता को रेट करना, भावनाओं को शांत करने के तरीके का उपयोग ताकि वे हमें नियंत्रित न करें, हमारे भावनात्मक दुखों में इच्छाओं की भूमिका को समझें, मानसिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक वाक्यांश या अन्य कौशल दोहराने के लिए एक दैनिक अभ्यास को अपनाएं। इस सत्र में हम किन विषयों के बारे में जानेंगे? हम निम्न बारे में जानेंगे और सीखेंगे। आज का उदाहरण: भावनाओं की तीव्रता को समझने और मूल्यांकन करने के कदम, भावनाओं को शांत करने और नियंत्रित करने के तरीके, कैसे इच्छाएं केवल अस्थायी सुख देती है लेकिन सच्ची खुशी नहीं। केस स्टडी: 4 स्टेप और AAIR मॉडल का अनुप्रयोग करना। इस सत्र के लिए उद्धरण ये है: मन की शांति ही वास्तविक धन है। अपने बुरे विचारों को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करें, उन्हें अच्छे विचारों और कार्यों के साथ बदलें। यह साझा करने के लिए एक सुंदर उद्धरण है: मानसिक शांति का खजाना पैसे से भी बड़ा है। यहाँ तक कि अमीरों को भी मानसिक कष्ट है, इसलिए सच्ची संपत्ति मानसिक शांति है। हम भावनाओं को तलाशते रहे हैं। भावनाएं मनुष्य होने का हिस्सा है। वे आते हैं और चले जाते हैं। वे स्थायी नहीं हैं। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, तो हम इसे भावनात्मक अनियंत्रण कहते हैं। भावनात्मक अनियंत्रण की स्थिति में मनुष्य भावनाओं को विनियमित करने या संतुलित करने में असमर्थता है। हमारा लक्ष्य भावनाओं को शांत करना है, उनकी तीव्रता को कम करने के लिए। भावनाओं को शांत करने में 3 सरल चीजें प्रभावी हो सकती हैं। बस भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाएं और उन्हें पे नजर रखें। भावनाओं को नाम दें। भावनाओं से जुड़ी शारीरिक संवेदनाओं को देखें। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भावनाएं हमारे विचारों से प्रभावित होती हैं। अब चलो सीखते हैं कि 1 से 10 के पैमाने पर किसी भावना की ताकत या तीव्रता को कैसे रेट किया जाए। इस पैमाने पर जो आप यहाँ देखते हैं, 1 का मतलब है कि भावना बिल्कुल तीव्र नहीं है और यह 10 तक जाती है, जो बेहद तीव्र है। छवि में आप भय या डर की भावना देखते हैं। 1 से 10 तक के पैमाने पर डर की भावना की तीव्रता की दर मापें। उस भावना के साथ अनुभव होने वाली शारीरिक संवेदनाओं की तीव्रता की भी दर मापें। डर की रेटिंग के बारे में पैमाना क्या बताता है? यह दर्शाता है कि 1 पर डर बहुत थोड़ा सा है। जैसे जैसे संख्या अधिक होती जाती है, वैसे वैसे डर बढ़ता जाता है और जब यह 10 हो जाए, आप डर से अभिभूत हो जाते हैं। उसी तरह से आप खुशी की भावना को रेट करते हैं।
यदि आप बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं, तो आप अपनी खुशी के स्तर को पैमाने में कौन सा अंक देंगे? वीडियो को रोकें और आप अपने ट्रेनर के साथ इस प्रश्न का उत्तर दें। यदि आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, तो आप पैमाने पर खुशी के लिए एक यानी कि बहुत थोड़ा सा या थोड़ा सा मार्क करेंगे। यदि आप मध्यम स्तर तक खुश हैं, तो आप पैमाने पर कितना रेटिंग देते हैं? हम फिर लगभग 4 या 5 का रेटिंग देते हैं। और यदि आप बहुत खुश हैं, तो आप पैमाने में कौन से नंबर्स के बीच में रहते हैं? वीडियो को रोकें और आप अपने ट्रेनर के साथ इस प्रश्न का उत्तर दें। यदि आप बहुत खुश हैं, तो आपकी खुशी का स्तर 7 से 10 के बीच हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुश से अभिभूत हैं, लेकिन आप बहुत अधिक खुश हैं। इस रेटिंग पैमाने का उपयोग हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाओं के लिए कर सकते हैं। इस फॉर्म को देखिए। फॉर्म में सबसे ऊपर इसका नाम लिखा है। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझें। उसके तहत आप कॉलम में 4 स्टेप मॉडल देखेंगे। आप परिस्थिति भावनाएं देखते हैं और भावनाओं के आगे आप रेटिंग स्केल नंबर 1 से 10 देखते हैं। इसके आगे शारीरिक संवेदनाएं भी हैं, जो 1 से 10 रेटिंग के पैमाने के साथ हैं। फिर व्यवहार अगला और अंत में विचार आता है। यह हमारे सामान्य 4 चरण मॉडल से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ विचार आखिर में आते हैं। हमने पहले भावनाओं को रखा है, क्योंकि हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, हमारे कठिन भावनाओं की तीव्रता का रेट करने को। इसके नीचे की पंक्ति केवल सुझाव देती है। परिस्थिति के तहत आप सोच सकते हैं कि यह क्या है, कौन शामिल है, कहाँ और कब हुआ है। भावना की श्रेणी में टिप है। मैंने क्या महसूस किया? शारीरिक उत्तेजना के तहत टिप मेरे शारीरिक संवेदनाएं क्या थी, और व्यवहार के तहत टिप मैंने क्या किया। विचार के तहत टिप मैंने क्या सोचा था। ये मुख्य श्रेणियों के लिए सिर्फ सुझाव है। आइए एक उदाहरण देखें कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। यह एक उद्धरण है। परिस्थिति के कॉलम में व्यक्ति ने लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे अन्य नए अधिकारियों के साथ बारबेक्यू डिनर पार्टी के लिए आमंत्रित किया। भावनाओं के तहत क्या लिखा है, क्या कोई पढ़ सकता है? और भावना के साथ जो नंबर लिखा है, वो क्या दर्शाता है? वीडियो रोकें और अपने ट्रेनर के साथ चर्चा कीजिए। भावना के कॉलम के नीचे आपको 3 अलग भावनाएं दिखेगी और उसके साथ एक नंबर। व्यक्ति काफी बेचैनी महसूस करता है और इस भावना को 7 का रेटिंग देता है, और चिंता भी भावना को 8 का रेटिंग देता है। यह व्यक्ति इस पार्टी में जाने में शर्मिंदा भी महसूस करता है। ये रेटिंग का वर्णन आप कैसे करेंगे? 7 का रेटिंग बेचैनी के लिए, चिंता के लिए 8 और 6 शर्मिंदगी के लिए। क्या ये उच्च,
निम्र या मध्यम स्तर की भावनाएं हैं? आइए अपने ट्रेनर के साथ इन रेटिंग्स के बारे में चर्चा करें। बेचैनी के भावना को 7 का रेटिंग है, यानी कि काफी ज्यादा है। चिंता की भावना 8 पर है, यानी कि ये भी व्यक्ति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है। शर्मिंदगी के लिए 6 का रेटिंग है, मतलब व्यक्ति इससे मामूली तौर से थोड़ा ज्यादा महसूस करता है। आगे हम उन शारीरिक संवेदनाओं को देखते हैं जो वे बेचैनी, चिंता और शर्मिंदा होने की परिणाम स्वरूप अनुभव करता है। क्या कोई यह वर्णन कर सकता है कि व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है और संवेदनाओं की तीव्रता की रेटिंग समझा सकता है? वीडियो रोकें और अपने ट्रेनर के साथ चर्चा कीजिए। हाँ, व्यक्ति का पेट एक गांठ में होता है, जिसे 6 पर रेट किया जाता है। मध्यम रूप से मजबूत और उनके कंधे भी काफी तनाव में होते हैं, जिन्हें 7 पर रेट किया गया है, जो काफी मजबूत तीव्रता है। और वरिष्ठ अधिकारी के निमंत्रण के जवाब में व्यक्ति के व्यवहार क्या है? अभी तक व्यक्ति ने निमंत्रण का जवाब नहीं दिया है, तो वह व्यवहार है। व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारी को जवाब देना टाल रहा है। क्या आप देख सकते हैं कि फॉर्म में ये कहाँ है? आपका ट्रेनर इसे आपको इंगित करेंगे। और अब विचारों को देखें। व्यक्ति को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बारबेक्यू में आमंत्रित किए जाने के बारे में विचार चल रहे हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि अगर वह कार्यक्रम में शामिल होता है तो कोई भी उन्हें बात नहीं करना चाहेगा। यह संज्ञानात्मक विकृति क्या हो सकती है? वीडियो रोकें और आप जवाब दीजिए। संज्ञानात्मक विकृति या तो भविष्यवाणी करना या नेगेटिव फिल्टरिंग हो सकता है। व्यक्ति सोचता है कि लोग पार्टी में उसे बचेंगे, भले ही बॉस ने उन्हें आमंत्रित किया हो और उन्हें वहां चाहता हो। बढ़िया, उम्मीद है अब आप देख सकते हैं कि यह फॉर्म हमें एक स्थिति, भावना, उससे संबंधित शारीरिक संवेदनाएं और व्यवहार और विचार के संदर्भ में मन का विश्लेषण करने में कैसे मदद कर सकता है। उम्मीद है कि आप यह भी समझ सके हैं कि भावनाएं और यहाँ तक कि शारीरिक संवेदनाओं को कैसे रेट किया जाए। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने दम पर ऐसा करने की कोशिश करेगा। किसी भी स्थिति को चुनें जिसे आप अनुभव किया है या आप कुछ बना सकते हैं, और प्रत्येक चरण से गुजरें। एक परिस्थिति के साथ शुरू करो। यह केवल एक या दो वाक्य हो सकता है, जैसे कि हमने उदाहरण में देखा। फिर उन भावनाओं को लिखें जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, और प्रत्येक भावना की तीव्रता को रेट कीजिए। भावनाओं को सटीक रूप से रेट करने की कोशिश करें। फिर शारीरिक संवेदनाओं के साथ भी ऐसा ही करें। फिर उन भावनाओं से संबंधित व्यवहार लिखें जो व्यक्ति करता है, और फिर उनके विचार। अब आप गतिविधि कर लेते हैं, तो आप समूह को प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। ट्रेनर आपकी मदद करेंगे। आइए वीडियो को रोकें और आप गतिविधि करें। ठीक है, अब हम गियर को शिफ्ट करने जा रहे हैं और मुश्किल भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त कौशल का उपयोग करने के बारे में बात करते हैं। क्या आप
उन भावनाओं को नाम ले सकते हैं जिन्हें अधिक कमजोर या मुश्किल माना जाता है। उन्हें बोर्ड पर लिखें। अब आगे बढ़ो और कुछ कठिन भावनाओं के नाम लें जो आपको कमजोर, असुविधाजनक महसूस कराती है। वीडियो रोकें और आप बताएं। यहाँ कुछ भावनाओं की एक छोटी सूची है जो हमें कमजोर महसूस करने का कारण बनती है और इसलिए हम उन्हें अनुभव करना पसंद नहीं करते हैं। स्क्रीन पर आप देखते हैं ईर्ष्या, अस्वीकृत होना, अक्षमता, असुरक्षा, डर, चिंता जैसे भावनाएं और हैं। ये उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। काफी लोग कमजोर कर देने वाली भावनाओं को दूर करने की या छिपाने की कोशिश करते हैं, गुस्से से, नाराजगी से, दूसरों को दबा के, शराब का सेवन करके और अन्य ऐसे हरकतों से। क्रोध एक बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल भावना है जो दुनिया में जबरदस्त दुख का कारण बनता है। यदि हम सिर्फ यह स्वीकार करना सीख सकते हैं कि कभी-कभी हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम वास्तव में अधिक मजबूत हो जाएंगे, न कि गुस्से के हाथ में एक कठपुतली। अब हम मुश्किल भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए कौशल का उपयोग करने के बारे में बात करते हैं।